नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली है। हिंदी व्याकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट किए जो रीट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है। भाषा के मुख्यतः 4 कौशल होते हैं, तो उसमें से प्रथम कौशल कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। भाषा का जो प्रथम कौशल है वो होता है सुनना। भाषा का दूसरा कौशल होता है बोलना। भाषा का तीसरा कौशल होता है पढ़ना। और भाषा का चतुर्थ कौशल होता है वो होता है लिखना। ये कौशल क्रमबद्ध भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं सुगोपाली। जो प्रथम कौशल है सुनना, द्वितीय कौशल है बोलना, जो तीसरा कौशल है वो पढ़ना, जो हमारा चतुर्थ कौशल है वो होता है लिखना। आप इस ट्रिक से जरूर याद रखें और ये कौशल हर एग्जाम में एक अनेक क्वेश्चन इसका जरूर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। हमारा प्रथम टॉपिक है ये भाषा का, उससे सेलेक्ट किया है क्वेश्चन। एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है बोली, उपभाषा, भाषा, राजभाषा। तो क्षेत्र विशेष में जो हमारा भाषा का माध्यम है वो होता है बोली। बोली मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है और उपभाषा मिलकर भाषा का निर्माण करती है। ये तीनों के तीन प्रश्न बन सकते हैं। तो क्षेत्र विशेष में जो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है वो हमारा बोली होता है। बोली मिलकर दो या दो से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं और उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। ऐसा प्रश्न पिछले वर्ष पीटीटी में पूछा गया था। यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि जिस समास में यानी जिस शब्द में प्रथम पद होता है उसे कहते हैं अविभव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जो अन्य पद प्रधान होता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अविभव समास कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं। साथियों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाने पड़ते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इनका जो प्रत्येक एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। तो निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, यानी आप इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करें। अघोष वर्ण में जो प्रत्येक वर्ग होता है जैसे क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, इसमें जो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। यह बात जरूर ध्यान रखें। तो इसमें जो ग वर्ण है वो तीसरा वर्ण है, घ चौथा वर्ण है, ज तीसरा वर्ण है और जो फ है वो दूसरा वर्ण है। जो हमारा प्रथम और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर और द्विग स्वर। लघु स्वर पूछा है कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? उ, ए, ऐ और ओ। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो लघु स्वर है वो है ए ऑप्शन राइट है। उ हमारा लघु स्वर है क्योंकि जो लघु स्वर और दीर्घ स्वर, तो लघु स्वर में जो अ, ई, उ और री लघु स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ और ओ औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। बस इतना जरूर याद रखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है। ये टॉपिक नया टॉपिक जुड़ा है हमारा रीट में और ये हिंदी में टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान की बोलियों का परिचय। तो निम्न में से राजस्थान की कौन सी है जो बोली नहीं है, इससे सीधा डायरेक्ट प्रश्न आएगा मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। देखिए, मेवाड़ी बोली उदयपुर रियासत में बोली जाती है, मारवाड़ी जोधपुर रियासत में बोली जाती है और मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कितनी होती है? प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44, 52, 11, 33। राइट क्वेश्चन बताइए। कुल वर्णों की संख्या पूछा है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और अगर पूछा जाता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। अनुकूल वर्णों की संख्या है वो होती है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रश्न पूछा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। राइट आंसर बताइए, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पप्राण और महाप्राण दोनों प्रश्न फिक्स हैं एग्जाम में हिंदी के व्याकरण में। तो निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो आप इस तरीके को जरूर अप्लाई करें। अल्पप्राण 1, 3 और 5 यानी विषम संख्या, अल्पप्राण और महाप्राण 2 और 4 ये वर्ग जरूर याद रखें। जैसे क वर्ग, क वर्ग में जो प्रथम वर्ण होता है वो क होता है। तो जिसमें प्रश्न में देखिए ड, और दूसरे में बी में घ है, सी में फ है, और डी में ख है। तो ख है जो दूसरा वर्ण है अपने वर्ग का, क वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण है। और फ ये भी दूसरा वर्ण है, ये महाप्राण है। और ग क वर्ग का चौथा वर्ण है, ये भी महाप्राण है। ड यानी ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, देखिए तीसरा वर्ण, इसलिए ये अल्पप्राण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ऐसे जरूर याद रखें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अल्पप्राण 1, 3 और 5 महाप्राण यानी अपने वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। आप इस तरीके को अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण, पहले प्रश्न में पूछा था अल्पप्राण, द्वितीय क्वेश्चन में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो देखिए ज तीसरा वर्ण है, ड तीसरा वर्ण है, और म प वर्ग का पांचवा वर्ण है, और द त वर्ग का त थ द और द चौथा वर्ण है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर है महाप्राण। तो निम्न में से महाप्राण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको तत्सम का अर्थ आना चाहिए कि तत्सम का मतलब क्या होता है। एक होता है तद्भव, तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी के शब्द, बस इतना जरूर याद रखें। और तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के समान शब्द। तो निम्नलिखित में से संस्कृत का शब्द कौन सा है, बस यही ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन एक फिक्स है इसका भी हिंदी में, और आप राइट करोगे इस वीडियो को देखते होंगे तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा, जो कि हिंदी का शब्द है। आग भी हिंदी का है, चीता एक हिंदी का शब्द है, लेकिन अश्रु एक संस्कृत का शब्द है, जो कि तत्सम पहला इसका। अगर आपको तत्सम का अर्थ आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करोगे। तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है अश्रु, यानी वो संस्कृत के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, यानी हिंदी की भाषा का शब्द कौन सा है? प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक वाइज और सिलेबस के अनुसार सेलेक्ट किए हैं। साथियों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप देखते हो तो निम्न में से हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? कहने का मतलब तद्भव यानी हिंदी भाषा का इनमें से शब्द कौन सा है? बाकी तीनों शब्द संस्कृत भाषा का है, एक शब्द हिंदी का है। उलूक जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, काष्ठ लकड़ी जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है काष्ठ, काक एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और आग एक हिंदी भाषा का शब्द है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? तो वो है आग। तो आपका तत्सम और तद्भव शब्द क्लियर जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द आप निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? परात, लोटा, मुक्का, उपरोक्त सभी। देशज का मतलब होता है कि अपना क्षेत्रीय भाषा का शब्द। ये प्रश्न भी हर एग्जाम में पूछा जाता है देशज शब्द के बारे में। तो परात भी देशज शब्द है, लोटा भी देशज शब्द है, मुक्का भी
देशज शब्द हैं। एक शब्द होता है ढोर, जो कि देशज शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो वह उपरोक्त सभी। जो क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, अपने क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। अलग अलग भाषाओं के, यानी जो प्रथम शब्द है वो अलग भाषा से और द्वितीय शब्द है अलग भाषा से। जैसे रेलगाड़ी में जो प्रथम शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। तो ये वे शब्द क्या कहलाते हैं? जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, उपरोक्त सभी। तो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर बने होते हैं वे साथियों संकर शब्द कहलाते हैं। आप इस क्वेश्चन को गलत कभी मत करना। इस निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, क्योंकि रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, मिलकर एक संकर शब्द का निर्माण हुआ है। और इसमें योग रूढ़, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास जैसे पीताम्बर एक योग रूढ़ शब्द है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी हैं? प्रत्येक क्वेश्चन टॉपिक वाइज है। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्या कि तो अगर आप लाइक करोगे तो वीडियो आगे और प्रोसेस होगा। तो दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्ट आता है। भारत, गंगा नदी, जोधपुर, देश। तो इस शब्द में जो जातिवाचक संज्ञा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि देश में जातिवाचक संज्ञा है। भारत एक नाम है, गंगा नदी अगर डायरेक्ट नदी आता तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन गंगा नदी, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया गंगा नदी नाम लिखकर, क्योंकि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जोधपुर नाम है, जो भी नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जाति विशेष का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि देखिए नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, झील जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़, जिला, शहर, विद्यालय और देश ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं, आप, कोई, तुम, कोई नीचे नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कोई, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जो शब्द आपको दिखाई रही है मैं, मुझे और मुझको, ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, डायरेक्ट याद रखें। और तू, तुझे, तेरा, तुम, तुमको, ये ऑप्शन है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये और वे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। साथ में मैं समझा भी रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारा। सदैव शब्द में संधि कौन सी है? संधि से संबंधित प्रश्न है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। इसकी ट्रिक बताऊंगा कि ये संधि आपके गलत नहीं होगी। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यानी सदा, धन, एव। इसमें जो हमारी संधि है वृद्धि संधि होती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप जब कोई भी शब्द है उसमें अगर आपको दो मात्रा दिखाई दे तो लगभग 90% उसमें संधि वृद्धि संधि होती है। ये भी क्योंकि बाकी यण, अयादि, गुण और दीर्घ इनका हम पता कर सकते हैं, लेकिन जो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि वृद्धि संधि और दीर्घ और गुण संधि इनके उदाहरण क्रमशः थोड़े थोड़े सेम होने होते हैं। इसलिए तो संधि में दो मात्रा है, आपको दो मात्रा का ध्यान रखना है। कोई भी शब्द दिया हो और उसमें दो शब्द हो तो उसमें जो संधि होती है वो मुख्यतः वृद्धि संधि ही होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी तरह वीडियो के लिए हम क्लास लेकर आते रहते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।